पैसा हवा से कैसे बनता है। इसको समझने के लिए पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लो। सोचो तुम्हारे गांव में एक किराने की दुकान वाला है, नाम है रमेश। तुम उसके पास जाते हो और बोलते हो, रमेश भाई अभी पैसा नहीं है, उधारी में सामान दे दो, महीने की पहली तारीख को दे दूंगा। रमेश एक बही खाता निकालता है, उसमें लिखता है रामू के 100 रुपए उधारी। अब सोचो, क्या रमेश के पास एक्स्ट्रा 100 रुपए आ गए? नहीं, उसने सिर्फ अपनी कॉपी में लिख दिया कि रामू पे 100 का कर्ज है। लेकिन अब रमेश के हिसाब में एक एसेट आ गया है। उसके अकाउंट्स में लिखा है कि 100 रुपए आने वाले हैं, ये उसके लिए वैल्यूबल है। ये छोटा सा एग्जांपल है। अब इसको बहुत बड़ा कर दो, फेडरल रिजर्व लेवल पे। स्टेप बाय स्टेप समझो। गवर्नमेंट को 100 रुपए चाहिए। गवर्नमेंट एक बॉन्ड बनाती है। ये वो कागज है जिसके बारे में रॉथचाइल्ड वाले सेक्शन में बताया था। गवर्नमेंट से ये बॉन्ड फेडरल रिजर्व खरीदता है। तो क्या उसके पास पहले से लॉकर में 100 रुपए पड़े होते हैं? क्या उसने 100 रुपए छापे? अब असली सवाल यहीं से शुरू होता है। क्या प्रिंटिंग प्रेस चली? क्या नए नोट निकले? नहीं। फेडरल बैंक क्या करता है? वो अपने सिस्टम में एंट्री कर देता है, बैंक के रिजर्व अकाउंट में 100 रुपए। बस, कोई नोट नहीं छपा, कोई ट्रक नहीं चला, सिर्फ कंप्यूटर एंट्री। अब गवर्नमेंट के अकाउंट में बैलेंस है। गवर्नमेंट वो 100 रुपए खर्च करती है, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट, तनख्वाह, सड़क, प्रोजेक्ट। अब ध्यान दो, जब गवर्नमेंट 100 रुपए ट्रांसफर करती है, गवर्नमेंट के अकाउंट में 100 रुपए कट जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के बैंक में 100 रुपए बढ़ जाते हैं। अब कॉन्ट्रैक्टर के पास 100 रुपए हैं, लेकिन अभी भी कोई नोट प्रिंट नहीं हुआ। वो पैसा अभी भी डिजिटल है। अब अगर कॉन्ट्रैक्टर एटीएम से 20 रुपए निकालता है, तभी बैंक फेडरल बैंक से कैश मांगता है, तभी नोट्स सर्कुलेशन में आते हैं। मतलब पहले पैसा रिजर्व था, फिर वो बैंक डिपॉजिट बना, और कैश तभी बना जब किसी ने कैश मांगा। अब वो पैसा मार्केट में आ जाता है, लोग यूज करते हैं, ये रियल मनी बन गया। और वो बॉन्ड अब फेडरल रिजर्व के पास है। ये फेडरल रिजर्व की एसेट है। अब गवर्नमेंट को हर साल 5 रुपए इंटरेस्ट देना है फेडरल रिजर्व को। ये पैसा कहां से आएगा? टैक्स से, तुम्हारे पैसों से। 10 साल बाद 100 रुपए वापस करने हैं। गवर्नमेंट के पास हैं क्या? नहीं। तो क्या करेगी? नया बॉन्ड इशू करेगी, नया कर्ज, पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज, और चक्कर चलता रहेगा। ये समझे? पहले लिमिट थी, बैंक के पास जितना पैसा है उतना ही दे सकता था। अब कोई लिमिट नहीं। फेडरल रिजर्व हवा में से पैसा बना सकता है। गवर्नमेंट को कभी नहीं सुनना पड़ेगा। गवर्नमेंट जितना चाहे उधारी ले, फेडरल रिजर्व देता जाएगा। ये वो मैकेनिज्म है जो अनलिमिटेड कर्ज को पॉसिबल बनाता है। और इंटरेस्ट पेमेंट्स, वो टैक्स पेयर से जाती हैं। लोग सुबह उठ के काम पे जाते हैं, मेहनत करते हैं, टैक्स भरते हैं, वो टैक्स जाता है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट उस टैक्स का एक हिस्सा फेडरल रिजर्व को इंटरेस्ट के तौर पे देती है। मॉर्गन 1913 में मरा, उसी साल जब फेडरल रिजर्व बना। लेकिन उसकी लेगेसी वो स्ट्रक्चर है जो आज अमेरिका के $38 ट्रिलियन के कर्ज को पॉसिबल बनाता है। फेडरल रिजर्व के बिना गवर्नमेंट इस स्केल पे उधारी नहीं ले सकती थी, पैसा ही नहीं था। लेकिन अब पैसा हवा में से बनता है, कोई लिमिट नहीं। मॉर्गन ने तीसरा काम किया, कर्ज को अनलिमिटेड बना दिया। ये तीसरा जाल था। अब रुको यहां और इंडिया के बारे में सोचो। यही सिस्टम इंडिया में भी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, 1935 में बना। आरबीआई भी वही काम करता है जो फेडरल रिजर्व करता है। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है, आरबीआई खरीदता है, पैसा क्रिएट होता है। वही रमेश वाला गेम, बस बहुत बड़े स्केल पे। इंडिया पे आज लगभग 170 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है, और ये कर्ज कभी चुकाया नहीं जाएगा। क्यों? सोचो, अगर गवर्नमेंट ने पूरा कर्ज चुका दिया, सारे बॉन्ड्स वापस ले लिए, तो क्या होगा? याद करो, पैसा बना कैसे था? कर्ज से। जब गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किया, तब पैसा क्रिएट हुआ। अगर कर्ज खत्म, तो वो पैसा भी खत्म। मार्केट में पैसा ही नहीं बचेगा, लोग खरीदेंगे क्या, बेचेंगे क्या, इकोनॉमी रुक जाएगी। तो कर्ज चुकाना ऑप्शन ही नहीं है। कर्ज हमेशा रहना चाहिए सिस्टम के लिए। ये वही सिस्टम है जो 1694 में पैटरसन ने शुरू किया, 1815 में रॉथस्चाइल्ड ने ग्लोबल बनाया, 1913 में मॉर्गन ने अनलिमिटेड बनाया। इंडिया भी उसी जाल में है। अब तुम पूछोगे, अगर आरबीआई पैसा छाप सकती है तो इंडिया गरीब क्यों है?
प्रिंट करो और अमीर हो जाओ? बहुत सही सवाल, लेकिन इतना सिंपल नहीं है। दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम महंगाई। अगर गवर्नमेंट 1000 करोड़ प्रिंट करे बिना कुछ प्रोड्यूस किए तो मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन चीजें उतनी ही होंगी। ज्यादा पैसा उतना ही सामान, तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। यही महंगाई है। जिम्बाब्वे ने यही किया। इतना पैसा छापा कि 100 ट्रिलियन का नोट था और उससे एक रोटी नहीं खरीद सकते थे। पैसा बेकार हो गया। दूसरी प्रॉब्लम फॉरेन एक्सचेंज। आरबीआई रुपया छाप सकती है, लेकिन डॉलर नहीं छाप सकती। जब इंडिया को रशिया से ऑयल खरीदना है तो रुपए नहीं चलते, डॉलर चाहिए। जब इंडिया को अमेरिका से फाइटर जेट्स खरीदने हैं तो रुपए नहीं चलते, डॉलर चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेड मोस्टली डॉलर्स में होता है, और डॉलर कहां से आए? एक्सपोर्ट करके कमाओ या उधारी लो। यही 1991 में हुआ था। इंडिया के पास रुपए थे, लेकिन डॉलर खत्म हो गए थे। रुपए छाप सकते थे, लेकिन डॉलर से ऑयल नहीं खरीद सकते थे। यह पूरी कहानी आगे डिटेल में बताऊंगा। तो अनलिमिटेड पैसा छापना सल्यूशन नहीं है। अब चौथा और आखिरी आर्किटेक्ट, और ये तुमसे सबसे सीधा कनेक्टेड है। अब तक का सिस्टम समझो। कर्ज परमानेंट है पैटरसन की वजह से, कर्ज ग्लोबल है रॉथस्चाइल्ड की वजह से, कर्ज अनलिमिटेड है मॉर्गन की वजह से। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। कुछ देश थे जो कर्ज ले लेते थे और चुका नहीं पाते थे, डिफॉल्ट कर देते थे, बोल देते थे कि भाई नहीं दे सकते। जब डिफॉल्ट होता था तो कर्ज माफ हो जाता था या कम हो जाता था, सिस्टम रीसेट हो जाता था। ये प्रॉब्लम थी बैंकर्स के लिए। कर्ज का जाल टूट रहा था जगह जगह। तब आया चौथा आर्किटेक्ट, पॉल वोल्कर। वोल्कर 1979 से 1987 तक फेडरल रिजर्व का चेयरमैन था, अमेरिका के सेंट्रल बैंक का सबसे बड़ा आदमी। समझो उस वक्त क्या हो रहा था। 1970s में महंगाई बहुत बढ़ गई थी अमेरिका में। हर चीज महंगी, डॉलर की वैल्यू गिर रही थी। वोल्कर को यह रोकना था। उसने क्या किया? उसने इंटरेस्ट रेट्स बहुत बढ़ा दिए। पहले बैंक से लोन लो तो 10% इंटरेस्ट लगता था, वोल्कर ने 20% कर दिया। मतलब लोन लेना बहुत महंगा हो गया। इससे क्या हुआ? लोग कम लोन लेने लगे, कम खर्चा करने लगे, महंगाई रुक गई। अमेरिका के लिए अच्छा हुआ, लेकिन दुनिया के गरीब देशों के लिए तबाही। समझो लैटिन अमेरिका के देश मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना। 1970s में जब इंटरेस्ट रेट्स कम थे, तब इन्होंने अमेरिका से बिलियंस डॉलर्स की उधारी ली थी। डेवलपमेंट के लिए चाहिए, फैक्ट्रीज बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे। उस वक्त इंटरेस्ट रेट 8-10% था। लगता था कि भरता रहेगा। लेकिन जब वोल्कर ने रेट्स 20% कर दिए तो क्या हुआ? उनका इंटरेस्ट पेमेंट डबल से ज्यादा हो गया। पहले 8% इंटरेस्ट था $100 पे, मतलब $8। अब 20% हो गया, मतलब $20। और ये देश ऑलरेडी मुश्किल में थे। उनके पास $8 भी मुश्किल से आता था, $20 कहां से लाएं? 1982 में मेक्सिको ने कह दिया, हम नहीं भर सकते, डिफॉल्ट। अब समझो ये क्या सिचुएशन थी। अमेरिकन बैंक्स ने मेक्सिको को पैसा दिया था, सिटी बैंक ने दिया था, बैंक ऑफ अमेरिका ने दिया था, चेज मैनहट्टन ने दिया था। अगर मेक्सिको डिफॉल्ट करे तो इन बैंक्स का पैसा डूबे, ये बैंक्स फेल हो जाएं, अमेरिका की इकोनॉमी हिल जाए। वोल्कर के सामने दो ऑप्शन थे। ऑप्शन 1, डिफॉल्ट होने दो, बैंक्स को सीख मिल जाए कि सोच समझ के लोन दो, मार्केट अपने आप ठीक हो जाए। ऑप्शन 2, कुछ जुगाड़ करो, बैंक्स को बचाओ। वोल्कर ने ऑप्शन 2 चुना। उसने एक नया सिस्टम बनाया IMF के जरिए। IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक इंटरनेशनल संस्थान है जो देशों को इमरजेंसी में पैसा देता है। वोल्कर ने कहा, IMF मेक्सिको को पैसा देगा, मेक्सिको उस पैसे से अमेरिकन बैंक्स को इंटरेस्ट देता रहेगा। बैंक्स डूबेंगे नहीं, लेकिन फ्री में पैसा नहीं मिलेगा, कंडीशंस लगेंगी। इन कंडीशंस को स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट कहा गया। मतलब स्ट्रक्चर बदलो, तरीके बदलो, हमारी बात मानो। ये कंडीशंस क्या थी? कंडीशन 1, गवर्नमेंट खर्चा कम करो, स्कूल्स पे खर्चा कम करो, हॉस्पिटल्स पे खर्चा कम करो, गरीबों के लिए जो स्कीम्स है वो कम करो। कंडीशन 2, प्राइवेटाइजेशन करो, जो कंपनीज गवर्नमेंट की है वो बेचो, प्राइवेट लोगों को दे दो। पानी की कंपनी बेचो, बिजली की कंपनी बेचो, टेलीफोन कंपनी बेचो। कंडीशन 3, मार्केट्स खोलो, विदेशी कंपनीज को आने दो, तुम्हारे देश में बिजनेस करने दो, चाहे तुम्हारी लोकल कंपनीज डूब जाएं। कंडीशन 4, करेंसी की वैल्यू गिराओ, तुम्हारा पीसो या रुपया कमजोर करो,
इससे तुम्हारा माल सस्ता होगा एक्सपोर्ट के लिए, लेकिन इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, तुम गरीब हो जाओगे। ये कंडीशंस ब्रूटल थीं। गरीब देशों की जनता को तकलीफ हुई, लेकिन बैंक्स बच गए। और सबसे इंपॉर्टेंट, कर्ज माफ नहीं हुआ, सिर्फ रीस्ट्रक्चर हुआ। मतलब क्या? पहले मेक्सिको को $80 बिलियन चुकाने थे 5 साल में। रीस्ट्रक्चर के बाद मेक्सिको को $80 बिलियन चुकाने थे 15 साल में। असली रकम कम नहीं हुई, बस टाइम बढ़ गया और नए कर्ज से पुराना कर्ज भरा। ये वोल्कर की असली चाल थी। जब कर्ज चुकाना इम्पॉसिबल हो जाए तो उसे माफ मत करो, रीस्ट्रक्चर करो। इतना पैसा दो कि इंटरेस्ट की पेमेंट्स चलती रहे और एक्सचेंज में देश का कंट्रोल ले लो। वॉल्कर ने चौथा काम किया, कर्ज को इनएस्केपेबल बना दिया। इससे भागना नामुमकिन बना दिया। कर्ज का जाल अब कंट्रोल का हथियार बन गया। यह चौथा जाल था। और अब इंडिया की तरह देखो। यह साल हर हिंदुस्तानी को याद रखना चाहिए। 1980s में इंडिया ने भी वही किया जो मेक्सिको ने किया। डेवलपमेंट के नाम पे उधारी ली, प्रोजेक्ट्स के नाम पे उधारी ली, ऑयल इंपोर्ट के लिए उधारी ली। 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया, गल्फ वॉर शुरू, ऑयल के दाम आसमान पे। इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता था, बिल्स बढ़ गए, डॉलर चाहिए थे लेकिन डॉलर थे नहीं। 1991 तक इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना गिर गया कि सिर्फ 2 हफ्ते का पैसा बचा था। 2 हफ्ते मतलब अगर इंडिया को बाहर से कुछ भी खरीदना है, पेट्रोल, मेडिसिन, मशीनरी, तो सिर्फ 2 हफ्ते का पैसा है। उसके बाद कुछ नहीं। इंडिया डिफॉल्ट होने वाला था। डिफॉल्ट का मतलब पूरी दुनिया के सामने बोलना कि हम अपना कर्ज नहीं चुका सकते, हमारे पास पैसा नहीं है। यह इज्जत का सवाल था। एक बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी, बोल रहा है कि हमारी जेब खाली है। तो क्या हुआ? इंडिया को आईएमएफ के पास जाना पड़ा। आईएमएफ ने पैसा दिया, लेकिन कंडीशंस के साथ। वही कंडीशंस जो मेक्सिको को दी गई थी। वही वॉल्कर वाला प्लेबुक। एलपीजी रिफॉर्म्स, ये नाम याद रखो। इन तीनों को मिला के एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं। एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब पहले इंडिया में फॉरेन कंपनीज आसानी से नहीं आ सकती थी। लाइसेंस लेना पड़ता था, परमिशन लेनी पड़ती थी, सब सरकार कंट्रोल करती थी। अब खोल दिया। कोका कोला आया, पेप्सी आया, फॉरेन बैंक्स आए। प्राइवेटाइजेशन मतलब जो कंपनी सरकार की थी उन्हें प्राइवेट लोगों को बेचना शुरू किया। ग्लोबलाइजेशन मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान किया, टैरिफ्स कम किए, दुनिया से जुड़े। तुम्हें स्कूल में यह पढ़ाया जाता है कि ये रिफॉर्म्स अच्छी थी, इंडिया ने आगे बढ़ी, जीडीपी बढ़ी, कंपनीज आई, जॉब्स बने। ये सब सच है, लेकिन किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि ये रिफॉर्म्स इसलिए करनी पड़ी क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। ये चॉइस नहीं थी, ये मजबूरी थी। और सबसे दर्दनाक बात, इंडिया ने अपना सोना गिरवी रखा। हाँ, सोना, गोल्ड, 67 टन सोना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो सोना था वो निकाला और बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को भेजा। ये लो हमारा सोना, इसके बदले में हमें कुछ वक्त के लिए पैसा दे दो। सोचो इसके बारे में। एक आजाद देश जिसने गोरों से आजादी ली, जिसने ब्रिटिश को भगाया, उसने अपना सोना वापस गोरा लोगों के बैंक में गिरवी रख दिया। 1947 में सोना गोरों के पास था, 1991 में फिर से गोरों के पास पहुंच गया। तुम्हारे माँ बाप ने वो वक्त देखा है? उनसे पूछो। पेट्रोल के दाम रात भर में डबल हो गए थे, राशन की लाइनें कितनी लंबी थीं, मिडिल क्लास का क्या हाल था, नौकरी जाने का डर था। पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने आईएमएफ की सारी कंडीशंस मानी, कोई ऑप्शन नहीं था। मानो वरना डूब जाओ। ये वही पैटर्न है जो वॉल्कर ने डिजाइन किया है। डिफॉल्ट होने दो, फिर हाथ में ले लो, कंडीशंस लगाओ, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी यानी आर्थिक आजादी ले लो और कर्ज को परमानेंट बना दो। ये पैटर्न अब तक रिपीट हो रहा है। ग्रीस में 2010 में यही हुआ, डेट क्राइसिस। आईएमएफ ने हेल्प की, कंडीशंस लगाई, लोगों की पेंशन्स काटी गईं, हॉस्पिटल्स में दवा नहीं थी। अर्जेंटीना में 2001 में यही हुआ, इकोनॉमी कोलैप्स। आईएमएफ ने हेल्प की, लोग सड़क पे आए। श्रीलंका में 2022 में यही हुआ, तुमने देखा है टीवी पे। पेट्रोल नहीं था, खाना नहीं था, प्राइम मिनिस्टर को भागना पड़ा। हर बार वही स्ट्रक्चर। आईएमएफ योन्स ताकि इंटरेस्ट भरते रहो, खर्चे में कटौती करो, अपना कंट्रोल छोड़ो। और कर्ज कभी खत्म नहीं होता, बस रीस्ट्रक्चर होता है, परमानेंट होता है। वॉल्कर 2019 में मरा, लेकिन उसकी लेगेसी वो मैकेनिज्म है जो इंश्योर करता है कि कर्ज का जाल ग्लोबल है और इससे भागना नामुमकिन है। जब देश चुका नहीं सकते
तब भी उन्हें डिफॉल्ट नहीं करने दिया जाता, उन्हें रीफाइनेंस किया जाता है, हमेशा के कर्ज में डाल दिया जाता है और इंटरेस्ट बहता रहता है कर्ज देने वालों की तरफ। वही बैंक्स, वही इंस्टीट्यूशंस, वही सिस्टम जो पैटरसन ने 1694 में शुरू किया था। ये 300 साल में बुना गया जाल है जिसमें आज पूरी दुनिया फंसी है। अब तक जो सुना वो इतिहास था, 300 साल पुरानी कहानी। लेकिन तुम सोचोगे ये सब तो बड़े बड़े देशों की बात है, गवर्नमेंट्स की बात है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ये सिस्टम सीधा तुम्हारी जेब से जुड़ा है, तुम्हारी सैलरी से जुड़ा है, तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा है। चलो अब देखते हैं कि ये सिस्टम तुम्हें पर्सनली कैसे अफेक्ट करता है। इंडिया की गवर्नमेंट हर साल बजट में कर्ज का इंटरेस्ट भरने के लिए पैसा रखती है। 2024-25 में ये लगभग 12 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। 12 लाख करोड़ सिर्फ इंटरेस्ट, असली कर्ज नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट। ये पैसा कहां से आता है? तुम्हारे टैक्स से। जीएसटी जो तुम हर चीज पे भरते हो, चाय पे, बिस्किट पे, कपड़े पे, फोन पे। इनकम टैक्स जो तुम्हारी सैलरी से कटता है। पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स लगता है। ये सब पैसा गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कर्ज का इंटरेस्ट भरने में जाता है। मतलब समझो, तुम सुबह चाय पीते हो, उस पे जीएसटी भरी, वो पैसा गवर्नमेंट के पास गया। गवर्नमेंट ने उस पैसे का कुछ हिस्सा कर्ज का इंटरेस्ट भरने में दिया। वो इंटरेस्ट किसी बैंक के, किसी इंस्टीट्यूशन के अकाउंट में गया। तुम जब पेट्रोल डलवाते हो और उस पे टैक्स भरते हो, वो पैसा अल्टीमेटली बॉन्ड होल्डर्स के पास जा रहा है। तुम डायरेक्टली नहीं देख पाते। तुम्हें लगता है कि टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हो डेवलपमेंट के लिए, सड़कें बनेंगी, स्कूल्स बनेंगे, लेकिन गवर्नमेंट वो टैक्स का एक बड़ा हिस्सा कर्ज के इंटरेस्ट में दे रही है। और कर्ज कभी खत्म नहीं होगा तो टैक्स कभी कम नहीं होगा, तो तुम हमेशा भरते रहोगे। ये लीगल ट्रांसफर है तुम्हारी जेब से अमीर लोगों की जेब में, हर साल, हमेशा के लिए। और अब एक और चीज समझो जो सबसे ज्यादा तुम्हें अफेक्ट करती है, महंगाई। ये इस पूरे सिस्टम का साइड इफेक्ट है। सोचो, गांव में 100 किलो गेहूं है और 1000 रुपए हैं लोगों के पास। हर किलो 10 रुपए का होगा। अब कोई आके 1000 रुपए और डाल दे, अब 2000 रुपए है, लेकिन गेहूं अभी भी 100 किलो है। हर किलो 20 रुपए का हो जाएगा। गेहूं वैसा का वैसा है, लेकिन पैसा ज्यादा हो गया तो दाम बढ़ गया। यही महंगाई है। और महंगाई तुम्हें कैसे अफेक्ट करती है? तुम्हारी सैलरी की वैल्यू कम हो जाती है, तुम्हारी सेविंग्स की वैल्यू कम हो जाती है। 10 साल पहले जो सामान 100 रुपए में आता था, आज 300 में आता है। तुम्हारी सैलरी 2 गुनी हुई, लेकिन चीजों के दाम 3 गुने हो गए। मतलब तुम 10 साल पहले से गरीब हो, चाहे तुम्हारी सैलरी बढ़ गई हो। ये वेल्थ ट्रांसफर है, धीरे धीरे होने वाला, चुपके चुपके होने वाला। तुम्हारे पॉकेट से उन लोगों के पॉकेट में जो एसेट्स रखते हैं। एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी, जमीन, सोना, बॉन्ड्स। क्योंकि महंगाई में एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन सैलरी की वैल्यू गिरती है। अमीर और अमीर होता है क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी है जो 1 करोड़ की थी, अब 3 करोड़ की हो गई। गरीब और गरीब होता है क्योंकि उसकी सैलरी 30,000 की थी, अब 50,000 की हो गई, लेकिन खर्चा 30,000 से 90,000 हो गया। और ये सिस्टम ने डिजाइन किया है। सेंट्रल बैंक पैसा प्रिंट करता है, महंगाई आती है, गरीब की खरीदने की ताकत गिरती है, अमीर की दौलत बढ़ती है। ये साइकिल रिपीट होती है हर साल, हमेशा के लिए। और एक और लेयर है जो स्पेसिफिकली तुम्हारी जनरेशन को टारगेट करती है, पर्सनल डेट, निजी कर्ज, ईएमआई कल्चर, क्रेडिट कार्ड्स। अभी लो, बाद में भरो। ये सब पैटरसन के मॉडल का पर्सनल वर्जन है। सोचो, तुम एक आईफोन खरीदना चाहते हो, 1 लाख का है, तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं, लेकिन दुकान वाला बोलता है ईएमआई पे ले लो, 5000 महीना, 2 साल में खत्म। तुम्हें लगता है 5000 महीना, ये तो मैं अफोर्ड कर सकता हूं, चल ठीक है। लेकिन रुको, 5000 महीना, 24 महीने, टोटल कितना हुआ? 1,20,000 रुपए। फोन की कीमत थी 1 लाख, तुम भरे 1,20,000, 20,000 रुपए एक्स्ट्रा। ये इंटरेस्ट है। लेकिन अभी ईएमआई खत्म नहीं हुई कि नया फोन आ गया। भाई पुराना हो गया, नया लेना पड़ेगा। फिर से ईएमआई। और सिर्फ फोन नहीं, ईएमआई पे लैपटॉप, ईएमआई पे बाइक, ईएमआई पे गाड़ी, ईएमआई पे एसी, ईएमआई पे फ्रिज, ईएमआई पे फर्नीचर, शादी का लोन ईएमआई पे, वेकेशन का लोन ईएमआई पे, हर चीज ईएमआई पे। एक एक ईएमआई छोटी लगती है, 2,000 यहां, 3,000 वहां, 5,000 इधर, लेकिन सब जोड़ दो तो तुम्हारी सैलरी का आधा हिस्सा या उससे ज्यादा ईएमआई में जा रहा है। तुम सोचते हो कि तुम चीजों के मालिक हो, आईफोन तुम्हारा है, गाड़ी तुम्हारी है, लेकिन असल में चीजों ने तुम्हें अपना गुलाम बना लिया है। तुम वो नौकरी छोड़ नहीं सकते जो तुम्हें पसंद नहीं, क्योंकि ईएमआई भरनी है।
तुम रिस्क नहीं ले सकते, अपना कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ईएमआई भरनी है। तुम अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकते क्योंकि ईएमआई भरनी है। बॉस गाली दे, बेइज्जती करे, तुम चुप रहो क्योंकि ईएमआई भरनी है। ईएमआई तुम्हारी आजादी का सबसे बड़ा दुश्मन है और यह सिस्टम ने जानबूझ के डिजाइन किया है। बैंक्स को तुम्हारी ईएमआई से इंटरेस्ट मिलता है, सोते सोते कमाई। कंपनीज को तुम्हारा खर्चा मिलता है, तुम खरीदते रहो। गवर्नमेंट को तुम्हारे खर्चे पे जीएसटी मिलता है। अब सोचो बड़े पिक्चर में, यह सिस्टम टूट क्यों नहीं सकता? क्योंकि अगर टूटेगा तो सब कुछ टूटेगा। अगर दुनिया के सारे देशों ने अपना कर्ज चुका दिया तो ग्लोबल मनी सप्लाई 65 से 70% कम हो जाएगी। दुनिया में इतना पैसा ही नहीं बचेगा कि ट्रेड हो सके, सिस्टम जम जाएगा। तो कर्ज खत्म किया नहीं जा सकता, यह सिस्टम का हिस्सा है, यह फीचर है, बग नहीं। और कौन फायदा उठाता है? वो लोग और इंस्टीट्यूशंस जिनके पास बॉन्ड्स हैं। अमेरिका के $38 ट्रिलियन के बॉन्ड्स किसके पास है? अमेरिकन पेंशन फंड्स के पास, इंश्योरेंस कंपनीज के पास, फॉरेन गवर्नमेंट्स के पास जैसे चाइना और जापान, बैंक्स के पास, अमीर इन्वेस्टर्स के पास। ये लोग हर साल इंटरेस्ट कमाते हैं बिना कुछ किए। इंडिया के 170 लाख करोड़ के बॉन्ड्स किसके पास है? इंडियन बैंक्स के पास, LIC के पास, म्यूचुअल फंड्स के पास, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास। मतलब क्या हुआ? तुम्हारा ही पैसा पेंशन, इंश्योरेंस, SIP यूज होता है गवर्नमेंट को लोन देने में, और गवर्नमेंट तुमसे ही टैक्स लेके इंटरेस्ट भरती है। तुम दोनों तरफ से इन्वॉल्व हो, लेकिन फायदा इंस्टीट्यूशंस को हो रहा है जो बीच में मैनेज कर रहे हैं। हर साल $1 ट्रिलियन से ज्यादा सिर्फ अमेरिकन डेट से, प्लस जापान से, यूरोप से, इंडिया से, हर जगह से। ये $1 ट्रिलियन सालाना टैक्स पेयर से बॉन्ड होल्डर्स की तरफ जाता है। ये इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा वेल्थ ट्रांसफर है। कंटिन्यूअस, लगातार, कुछ सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। स्ट्रक्चरल, सिस्टम में बिल्ट इन है, और इनविजिबल, ज्यादातर लोगों को दिखता नहीं। क्योंकि इसे टैक्स नहीं कहा जाता, इसे डेट सर्विस कहा जाता है, इसे इंटरेस्ट पेमेंट कहा जाता है। लेकिन मैकेनिज्म वही है। कामगार भरते हैं, इंस्टीट्यूशंस कलेक्ट करती हैं, और कर्ज कभी कम नहीं होता। अब एक आखिरी बात समझो, ये चारों आर्किटेक्ट्स, पैटरसन, रॉथस्चाइल्ड, मॉर्गन, वोल्कर, इन्होंने मिलके प्लानिंग नहीं की थी। ये अलग अलग सदियों में जीते थे, अलग अलग देशों में, एक दूसरे से मिले भी नहीं, लेकिन हर एक ने एक प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया जो बैंकर्स के फायदे में था, और हर सॉल्यूशन पिछले वाले पे बिल्ड हुआ। अब तुम पूछोगे बैंकर्स को इस सिस्टम से क्या मिलता है? सिंपल है, तुमने ₹100 का लोन लिया, तुम्हें ₹108 देने हैं, ₹8 इंटरेस्ट। बैंक ने वो ₹100 बनाए कहां से? कुछ नहीं से, एंट्री लिख दी। मतलब बैंक ने कुछ नहीं दिया और ₹8 कमा लिए। अब इसको करोड़ों में मल्टीप्लाई करो, ट्रिलियंस में मल्टीप्लाई करो। गवर्नमेंट्स पूरी दुनिया में हर साल $1 ट्रिलियन इंटरेस्ट भरती हैं। वो $1 ट्रिलियन जाते कहां हैं? बॉन्ड होल्डर्स के पास, बैंक्स के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास। ये परपेचुअल इनकम है, हमेशा आती रहेगी जब तक सिस्टम है। इसीलिए ये सिस्टम बना, इसीलिए ये सिस्टम चालू है, इसीलिए ये सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। और जो लोग बॉन्ड्स कंट्रोल करते हैं, जो डेट मैनेज करते हैं, जो इंटरेस्ट कलेक्ट करते हैं, वो सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। गवर्नमेंट्स नहीं, टैक्स पेयर्स नहीं, बल्कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और ये है आखिरी सच्चाई, $38 ट्रिलियन का कर्ज उनके लिए कोई क्राइसिस नहीं है, ये उनका बिजनेस मॉडल है। कर्ज का हर एक डॉलर किसी की बैलेंस शीट पे एक एसेट है, उस पे इंटरेस्ट मिलता है, वो और कर्ज लेने के लिए कोलैटरल बन जाता है। और जब तक भरोसा बना रहे, जब तक लोग माने कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट भरेगी, चाहे असली रकम कभी ना चुकाएं, तब तक सिस्टम चलता रहेगा। कर्ज का जाल पूरा हो चुका है, बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है बिना पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को तोड़े हुए। 4 आर्किटेक्ट्स, 3 सदियां, एक सिस्टम, और दुनिया का हर इंसान अब इसके अंदर फंसा हुआ है। अब तुम पूछोगे कि तो हम क्या करें? अगर सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकते तो क्या बस हाथ पे हाथ धरे बैठे? नहीं, ये सिस्टम तभी काम करता है जब तुम इसे समझते नहीं। जिस दिन तुमने इसे समझ लिया, तुम पहले से अलग हो गए। 3 चीजें याद रखो। पहली बात, जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। जब तक तुम्हें ये सिस्टम दिखता नहीं था, तब तक ये तुम्हें अंधा बना के चला रहा था। अब तुम्हें दिखता है, अब तुम डिसीजंस अलग ले सकते हो। ये नॉलेज तुम्हें सिस्टम के अंदर रहते हुए भी स्मार्टर बनाती है। दूसरी बात, कंज्यूमर मत बनो,
इन्वेस्टर बनो। सिस्टम कंज्यूमर्स को खाता है और इन्वेस्टर्स को खाता खिलाता है। कंज्यूमर वो है जो ईएमआई पे फोन खरीदे, क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग करे और पूरी जिंदगी इंटरेस्ट भरे। इन्वेस्टर वो है जो अपना पैसा काम पे लगाए, एसेट्स बनाए और इंटरेस्ट कमा के खाए। दोनों सिस्टम में है, लेकिन एक साइड पे कटर है, दूसरे साइड पे कुर्सी। जब तक तुम सिर्फ खरीदते रहोगे तब तक तुम सिस्टम का फ्यूल हो। तुम जल रहे हो ताकि इंजन चले। जिस दिन तुम अपना पैसा इन्वेस्ट करना सीख जाओगे, एसेट्स बनाना सीख जाओगे, उस दिन तुम सिस्टम के उस तरफ आ जाओगे जहां इंटरेस्ट मिलता है, जहां से इंटरेस्ट जाता नहीं। ये शिफ्ट छोटा लगता है, लेकिन ये लाइफ चेंजिंग है। सैलरी से जीने वाले मत बनो, एसेट से जीने वाले बनो। तीसरी बात, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स। पहला, ईएमआई कम करो। जो चीज कैश में नहीं खरीद सकते मत खरीदो। आईफोन की ईएमआई से बेहतर है कि 6 महीने बाद कैश में खरीदो। दूसरा, क्रेडिट कार्ड पे मिनिमम पेमेंट मत करो। पूरा बिल भरो या यूज मत करो। 42% इंटरेस्ट लीगल लूट है। तीसरा, सेविंग्स को कैश में मत रखो, महंगाई खा जाएगी। एसेट्स में डालो, प्रॉपर्टी, गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स। चौथा, इमरजेंसी फंड रखो, 6 महीने का खर्चा, ताकि कभी मजबूरी में लोन ना लेना पड़े। पांचवा, फाइनेंशियल एजुकेशन लो। यूट्यूब पे फ्री है, बुक्स में है। पैसा कैसे काम करता है ये समझो। छठवा, अपने बच्चों को सिखाओ। स्कूल में नहीं पढ़ाते तो तुम पढ़ाओ। सिस्टम नहीं बदलेगा, लेकिन तुम बदल सकते हो। सिस्टम के अंदर रह के स्मार्ट बन सकते हो। ये बोरिंग लगता है, ये मुश्किल लगता है, लेकिन ये तुम्हारी चेन्स तोड़ सकता है। अब अंधे मत बनो दोबारा।